आप सभी का फिर से स्वागत है। कल के वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 4.5 को अच्छे तरीके से कवर किया, एक एक क्वेश्चन को कवर किया, ठीक ना। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग उसको कवर भी कर लिया और अच्छे तरीके से समझ भी गए, ठीक है। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो हमारा एक्सरसाइज एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.6 जो कि डिटर्मिनेंट्स के टॉपिक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। उसका सोल्यूशन मैं आज करने वाला हूँ एक्सरसाइज 4.6। इससे पहले मैं आप लोग से एक बात बताना चाहूँगा कि आज से 2 दिन पहले मैंने क्रैमर्स रूल पढ़ाया और क्रैमर्स रूल के लास्ट में आप लोग को जाते वक्त एक क्वेश्चन दिया था होमवर्क के लिए क्रैमर्स रूल से रिलेटेड, ठीक है, जिसका आंसर अभी तक केवल एक स्टूडेंट ने सही दिया, ठीक ना, जिसका नाम है वंदना अधिकारी, जो ऑफलाइन बैच की बच्ची है, ठीक ना, और पढ़ने में भी बहुत अच्छी है। थैंक यू सो मच वंदना कि तुमने इतने अच्छे तरीके से क्वेश्चन को कवर किया। और वो क्वेश्चन ये था, ये दिया हुआ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, चूंकि आज का हमारा टॉपिक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन से है तो मैंने सोचा कि चलो इसका आंसर सोल्यूशन करा दे रहा हूँ, ठीक है। लेकिन जो नहीं बना पा रहे हैं या नहीं बनाए हैं वो एक बात समझ लो कि अगर अभी तुम क्वेश्चन से डरते हो, टफ क्वेश्चन थोड़ा मिल जाए या थोड़ा हार्ड क्वेश्चन मिल जाए, अगर उससे तुम डरते हो तो फ्यूचर में तुम डरते ही रह जाओ, ठीक है। क्वेश्चन में कोई औकात नहीं होता, अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो किसी भी क्वेश्चन में कोई दम नहीं है। अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो छोटा से छोटा क्वेश्चन में तुम फंस जाओ, नॉर्मल डिटर्मिनेंट्स में भी फंस जाओ। तो प्रयास करना है ज़्यादातर। अब एक बार में क्विट नहीं, मैं ये नहीं करा कि जो जैसे कि कुछ बच्चों ने भेजा था सॉल्यूशन करके, उनका सॉल्यूशन थोड़ा सा रॉन्ग था, ठीक ना, कितनों ने यहाँ पर के का वैल्यू निकाल करके छोड़ दिया था। मैं दिखाऊंगा कि कहाँ तक छोड़ दिया था कुछ बच्चों ने, ठीक ना। लेकिन वंदना ने पूरा सॉल्व किया और उन्होंने आंसर भी दिया था डी, और बहुत ही अच्छे तरीके से बनाया था। वंदना अधिकारी है, 9 से 10 बैच की बच्ची है, पढ़ने में भी बहुत अच्छी है, ठीक है। और मैं उनके भविष्य के अच्छे भविष्य के लिए भगवान से दुआ करूंगा, कामना करूंगा कि इसी तरह से वो पढ़ते रहे और आगे भी अपने आप को इम्प्रूव करते रहे। चलिए, तो पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते, उसके बाद हम अपने एक्सरसाइज पर चलेंगे 4.6 में। जो क्वेश्चन था ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन से जुड़ा हुआ था, क्रैमर्स रूल पर रिलेटेड था क्वेश्चन। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन x plus ky plus 3z equal to 0, 3x ky minus 2z equal to 0, 2x plus 4y minus 3z equal to 0 has a non trivial solution xyz, मतलब xyz का जो वैल्यू है वो नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन के रूप में आएगा, यानी xyz का वैल्यू 0 नहीं है, क्लियर है। देन कह रहा है वैल्यू ऑफ xz बटे y स्क्वायर, मतलब x का वैल्यू निकालिए, z का वैल्यू निकालिए, y का वैल्यू निकालिए और पुट करके आंसर निकालिए, ठीक। देखिए, सबसे पहली बात इसमें जो कंडीशन दिया है नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन, इस पर रिलेटेड हम लोग बात करेंगे। आपको जो दिया गया इक्वेशन है उससे पहले आप डेल्टा डिफाइन कर लीजिए, ठीक है। आपको पता है कि नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन के लिए जो कंडीशन होता है वो होता है डेल्टा इज इक्वल टू 0, और ट्राइवल सॉल्यूशन के लिए क्या होता है डेल्टा नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। उसमें करना ही नहीं, ठीक है। तो क्या होता है इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि डेल्टा इज इक्वल टू क्या होगा। सॉल्यूशन हम यहाँ पर कर रहे हैं, देखिए जरा सा। हियर आपके पास क्या हो जाएगा, डायरेक्ट बना रहा हूँ, डेल्टा इज इक्वल टू आपका डेल्टा जो आ जाएगा वो आएगा 1 3 2 1 3 2। घबराना नहीं है, स्टेप बाय स्टेप जो है देखिए कितना इजी वे में सॉल्व होगा। के 4, ठीक है, 3 -2 -3, क्लियर है। और कंडीशन जो नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन कर रहा है तो इसके लिए हम क्या कहेंगे, सिंस इक्वेशन हैज नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन, सो डेल्टा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 0। अब डेल्टा का जो वैल्यू आप लोगों ने लिखा है ये वाला, इसको 0 के बराबर कीजिए, देखिए जरा सा, डेल्टा को 0 के बराबर कीजिएगा, दैट मीन्स 1 3 2 के 4 3 -2 -3 इज इक्वल टू कितना 0, ठीक है। अब देखिए इसको जब सॉल्व करेंगे, इवैल्यूएट करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा 1 इंटू, इसको छोड़िएगा तो -3k माइनस प्लस 8 -k इंटू छोड़िएगा तो आपका आ जाएगा -9 प्लस 4 प्लस 3 इंटू 12 -2k इज इक्वल टू कितना 0। आगे देखिए इसका वैल्यू हो जाएगा -3k प्लस 8, ये -5 हो जाएगा, माइनस प्लस 5k प्लस 3 प्लस 3 इंटू 12 कितना हो जाएगा 36 -6k इक्वल टू 0। आगे क्या हो जाएगा -6k प्लस 5k -3k, कितना हो जाएगा ये -4k, ठीक है। 8 एंड 36 मिलकर कितना हो जाएगा 44 इक्वल टू कितना 0। दैट मीन्स
-4 के इक्वल टू कितना, -44, इसलिए आपका k इक्वल टू कितना हो जाएगा 11। बहुत सारे बच्चों ने यहीं तक छोड़ दिया, ठीक है, लेकिन ये करेक्ट आंसर नहीं है। यहाँ पर हमारा किसका वैल्यू आया, ये आपका k का वैल्यू है, लेकिन हमको फाइंड क्या करना है, xz बटे वाई स्क्वायर का वैल्यू फाइंड करना है। तो मतलब आप इस k को जो निकाले हैं उसको पुट कीजिए इसमें इक्वेशन में, k जहाँ पर उसको पुट कर लीजिएगा, तब आपके जो 3 इक्वेशन है उसको आप सॉल्व कीजिएगा। नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन के लिए सॉल्व कीजिएगा। कंडीशन मैंने बताया था कि नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन के लिए मेथड क्या होगा सॉल्व करने के लिए, उसको यहाँ पर अप्लाई कीजिए, ठीक है। पुट k इक्वल टू 11। अच्छा एक बात और बता रहा हूँ, इसको बताने से पहले कि आपको नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन के लिए मैंने मेथड क्या बताया था कि किसी दो इक्वेशन में z इक्वल टू k पुट करके x y का वैल्यू z के रूप में निकाल लीजिए, वही आपका सॉल्यूशन है, क्योंकि इनफाइनाइट सॉल्यूशन आता है इसमें, ठीक है। तो आप इसमें k नहीं डालिएगा z की जगह पर। क्यों नहीं डालिएगा, क्योंकि k इसमें ऑटोमेटिक रखा हुआ है, k तो इसमें है, तो आप k ना डाल करके कोई कांस्टेंट ले लीजिए, c ले लीजिए, m ले लीजिए, p ले लीजिए। अगर ना लेना है तो z के रूप में रहने दीजिए, कोई दिक्कत है क्या, लेकिन ले, क्योंकि इनफाइनाइट सॉल्यूशन हमको यहाँ पर दिखेगा, तो इसलिए हम k का z का वैल्यू कोई एक कांस्टेंट के रूप में ले लेंगे। जैसे कि मान लीजिए आप a ले लीजिए, b ले लीजिए, c ले लीजिए, m ले लीजिए, k छोड़ करके कुछ भी ले लीजिए, क्योंकि k यहाँ पर ऑटोमेटिक एक कांस्टेंट रखा हुआ, ठीक है। तो ऐसा कीजिए, पुट k बराबर 11 एंड z बराबर c ले लेते, ठीक है, कांस्टेंट ये भी है, इन इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 में पुट करेंगे, ठीक है। तो हम क्या पाएंगे, देखिए जरा सा, आपको मिलेगा x प्लस 11y प्लस 3c इक्वल टू 0। इसी को आप ऐसे कर सकते हैं, x प्लस 11y बराबर -3c, एक इक्वेशन इसको ले सकते हैं। एंड दूसरा इक्वेशन आपका क्या बनेगा, 3x प्लस 11y माइनस 2c इक्वल टू 0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3x प्लस 11y इक्वल टू 2c आपका नेक्स्ट इक्वेशन हो जाएगा। अब बताइए किसी को ये कंफ्यूजन नहीं है कि जेड की जगह पर सी क्यों कर दिए, क्योंकि ये मेथड ही है इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए कि जेड की जगह पर कोई कांस्टेंट पुट करते हैं, उस कांस्टेंट के फॉर्मेट में एक्स वाई का वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। कंफ्यूज नहीं हो, चलिए अगर नहीं है तो अच्छी बात है तो क्लियर कीजिए। अब इक्वेशन 4 एंड 5 को जब सॉल्व कीजिएगा तो एक्स वाई का वैल्यू नहीं आ जाएगा सी के रूप में, ठीक है। लिखेंगे सॉल्विंग इक्वेशन 4 एंड 5 वी गेट। सॉल्व कैसे करना, देखिए दोनों में 11 है, तो इसमें कैंसिल हो जाएगा। क्या लिखेंगे, x प्लस 11y इक्वल टू -3c, 3x प्लस 11y इक्वल टू 2c माइनस माइनस ये भी माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, -2x इज इक्वल टू -5c, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 5c/2। इधर क्लियर, x का वैल्यू 5c/2 आ गई, कोई दिक्कत। अब इस x के वैल्यू को 3 में या 4 या 5 में डाल करके आप y का वैल्यू निकाल लीजिए। फ्रॉम कहाँ से निकाल लीजिए, फ्रॉम इक्वेशन 4। क्या आपके पास दिया हुआ, x प्लस 11y इक्वल टू -3c, x का वैल्यू जो आपका आया वो आपका 5c/2 प्लस 11y इक्वल टू -3c, दैट मीन्स इसको इधर ले जाएगा तो आपका हो जाएगा 11y इक्वल टू -3c माइनस 5c/2। ये आपका हो जाएगा 11y इक्वल टू कितना हो जाएगा, -6 एंड -5 कितना हो जाएगा, -11c/2। 11 से 11 कैंसिल हो जाएगा, इसलिए y बराबर कितना हो जाएगा, -c/2। ये गुना में हो जाएगा तो भाग में होगा, 11 से 11 कैंसिल हो जाएगा। y का वैल्यू निकल गया, x का वैल्यू निकल गया, और z का वैल्यू आप क्या ले रहे हैं, c ले ही रहे, तो हो गया ना काम खत्म। नाउ इधर कर दे रहा हूँ क्योंकि हो सके नहीं दिख रहा होगा। नाउ xz बाई वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, x का वैल्यू क्या है, x का वैल्यू किधर गया भाई, अरे किधर गया, यहाँ 5c/2 इंटू y का वैल्यू कितना है, -c/2 एंड सॉरी y का वैल्यू यहाँ पर नहीं, यहाँ पर तो z का वैल्यू डाल रहे हैं, z का वैल्यू कितना है c, अब y का वैल्यू कितना है -c/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, क्लियर है। ये आपका हो जाएगा 5c²/2 बाई, ये आपका हो जाएगा c²/2, क्लियर है। माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा,
अब इसको आप कीजिएगा तो आपका हो जाएगा 5c² 2/2/c²। सॉरी 2 नहीं, यहाँ पर इस पर 4 में बन जाएगा 4, ठीक ना, 4 c² से c² कैंसिल, 2 से 2 जाए इक्वल टू कितना हो जाएगा 10। करेक्ट आंसर आपका हो गया ऑप्शन नंबर डी, जो कि मैं आपको पहले ही बता चुका था। आंसर आपका कितना आ गया 10। क्लियर है? इसमें कोई सब किसी को कहीं पर भी कोई दिक्कत, अगर कहीं दिक्कत है तो कमेंट कीजिए, मैं आपको फिर से इसको सॉल्व करके दिखाऊंगा, ठीक ना। इसमें 1% भी दिक्कत नहीं है, ये हाई लेवल का क्वेश्चन है, IIT में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक ना। मैं आपको बार बार बोलता हूँ और पहले भी बोल चुका हूँ ये बात कि क्रैमर्स रूल से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आते हैं वो IIT इंडिया वगैरह में क्वेश्चन आते हैं, और इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, इसके कंडीशन पर ही क्वेश्चन आते हैं। आप समझ लो इस बात को, वो ज़्यादा बेटर है, ठीक ना। अपने दिमाग में इस बात को डालो। आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलेंगे हम लोग एक्सरसाइज की तरफ। तो चलिए अब एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 4.6 शुरू करते हैं, ठीक ना। जिसका मुझे था इंतजार वो घड़ी आ गई है। गाना नहीं गा रहा हूँ भाई, बता रहा हूँ, ठीक है। इसमें देखिए 2 टाइप से क्वेश्चन मतलब क्लासिफाई किए हुए हैं। पहला क्वेश्चन है कंसिस्टेंसी को चेक करने पर, और दूसरा टाइप का क्वेश्चन है जो सॉल्व करने पर सिस्टम इंजीनियरिंग क्वेश्चन का, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा टाइम मैं दूंगा नहीं आप लोगों को। क्या है कि 1 से लेकर के 6 तक जो क्वेश्चन है वो कंसिस्टेंसी चेक करने के लिए है, ठीक है। मैं थोड़ा सा डिस्कस कर दूँ, उसके बाद चैप्टर पे चलेंगे। और 7 नंबर क्वेश्चन से लेकर के क्वेश्चन नंबर 14 तक ये सॉल्व करना है बाय यूजिंग द मैट्रिक्स मेथड, ठीक ना। क्रैमर्स रूल यूज नहीं करना है, इस बात का हमेशा ध्यान रखिए। 15-16 नंबर क्वेश्चन बनाना पड़ेगा। चलिए, तो पहले मैं आपको बता दूं कि कंसिस्टेंसी चेक करने के लिए क्या है कि कोई भी लीनियर इक्वेशन, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट कब होता है, तो आपको याद होना चाहिए। पहला कंसिस्टेंस के लिए आपको हम ओरली बता रहे हैं कि अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0 होता है तो ये क्या कहलाता है कंसिस्टेंट, तब कोई लफड़ा ही नहीं, ठीक ना। और दूसरा कंडीशन है कंसिस्टेंस के लिए कि अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0 आ गया और इसके साथ साथ कंडीशन एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी भी 0 आ गया, देन ये दोनों क्या कहलाता है कंसिस्टेंट कहलाता है। क्या कहलाता है कंसिस्टेंट कहलाता है। और ये अगर तीसरा कंडीशन जो है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0 एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी नॉट इक्वल टू 0, तो ये क्या कहलाता है इनकंसिस्टेंट कहलाता है। क्लियर है? तो एक से क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 1 से 6 तक जो है वो तो इसी पर बनेगा, इतना ही रूल पर, ठीक ना। कि नॉर्मली आप डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालो, अगर 0 नहीं आता तो डायरेक्ट लिख लीजिए कंसिस्टेंट। दूसरी बात, अगर 0 आ जाता है तो उसको भी चेक करना पड़ेगा, ठीक है, तो कंसिस्टेंट बताना है। उसके बाद हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर के 14 तक जो सॉल्व सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग मैट्रिक्स मेथड एक्सरसाइज 7 to 14। तो आपको पता है कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए एक ही मेथड मैंने बताया था कि अगर वो कंसिस्टेंट है तो, ठीक ना, x इक्वल टू क्या हो जाएगा। नॉर्मली इसमें आपको लगता है कि 90% क्वेश्चन कंसिस्टेंट होगा, तो क्या हो जाएगा उसके लिए कंडीशन है एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी बटे एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी बटे डिटर्मिनेंट ऑफ ए, सबका वैल्यू निकाल करके पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। क्लियर है? तो चलिए बिना समय गवाए हम अपनी एक्सरसाइज को शुरू करते हैं। एक्सरसाइज का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन लेते हैं। 1 से लेकर के 6 तक मैं नहीं करने वाला हूँ, इसमें से 1 या 2 क्वेश्चन करूँगा, ठीक ना। 2 क्वेश्चन करूँगा, एक 2/2 के लिए और एक 3/3 के लिए, ठीक है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, ठीक है। एक्सरसाइज 4.6 का सबसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या रहता है, एग्जामिन द कंसिस्टेंसी ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन एक्सरसाइज 1 to 6। पहला नंबर क्वेश्चन आपको दिया गया है x प्लस 2y इक्वल टू, गिवन है आपके पास x प्लस 2y इक्वल टू कितना है 2, एंड दूसरा इक्वेशन है 2x प्लस 3y इक्वल टू 3। इसमें 2 इक्वेशन है, आपका इक्वेशन 1 है एंड ये आपका इक्वेशन 2 है। वी कैन राइट इट एज, किस तरीके से लिख सकते हैं, ax इज इक्वल टू b के फॉर्म में लिख सकते हैं। आपको पता है ना, ऐसे नहीं लिखते, ax इज इक्वल टू b के फॉर्म में, जहाँ पर आपका इक्वेशन, जहाँ पर आपका a जो हो जाएगा, वेयर a इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, a जो आपका मैट्रिक्स आएगा वो आपका आएगा 1 2 2 3, ठीक है। इसमें का कोफिशिएंट x जो होगा वो आपका हो जाएगा x, y, एंड b जो आपका होगा वो आपका क्या हो जाएगा 2,
3। इधर क्लियर। अब आपको कंसिस्टेंसी चेक करना है, इसको सॉल्व नहीं करना। तो कंसिस्टेंसी चेक करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, डिटरमिनेंट ऑफ ए का वैल्यू पहले फाइंड करेंगे। नाउ डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 2 2 3 इज इक्वल टू कितना, 1 × 3 - 2 × 2 इज इक्वल टू 3 - 4 इज इक्वल टू कितना, -4। जीरो नहीं ना, जीरो के अलावा कुछ आना चाहिए। यहाँ पर क्लियर लिखिए, चूंकि डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0, हेंस सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। बस हो गया, इससे ज्यादा कुछ है नहीं। डिटरमिनेंट ऑफ ए का वैल्यू 0 नहीं है तो वो कंसिस्टेंट है। क्लियर। तो 1 2 और 3 सेम है, तो 2 3 में नहीं करने जा रहा, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 जो 3/3 का है, गिवन x + y + z इक्वल टू 1, 2x + 3y + 2z इक्वल टू 2, ax + ay प्लस 2az इक्वल टू 4। इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। इसमें भी कंसिस्टेंसी चेक करना है, तो इसके लिए क्या करेंगे, यहां भी हो जाएगा, वी कैन राइट इट एज ax इक्वल टू b वेयर a इक्वल टू कितना हो जाएगा, a इक्वल टू आपका हो जाएगा 1 2 a 1 3 a 1 2 2 a। x इक्वल टू आपका हो जाएगा x y z, b इक्वल टू आपका हो जाएगा 1 2 4। ऐसा हम लोग क्यों लिखते हैं, देखिए आप इसको अगर मल्टीप्लाई कीजिए तो इसके बराबर आएगा, ठीक है। इधर फिर बताना चाहिए, मैं समझाया था आपको। फिर से वही काम करेंगे। नाउ डिटरमिनेंट ऑफ ए चेक करेंगे। डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 1 2 a 1 3 a 1 2 2 a। क्लियर है। इसका वैल्यू इवैल्यूएट कीजिएगा, क्या हो जाएगा, 1 × 6a - 2a -1 × 4a - 2a प्लस 1 × 2a -3। क्लियर। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4a × 1 आपका 4a माइनस 2a एंड माइनस a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, a के बराबर। 4 - 3 यानी a हो जाएगा। तो ऐसे लिख लीजिए एक लाइन, ये हो अनरा सर का यदि कैसे लिख दे डायरेक्ट 4a - 3 बराबर है। यहाँ भी वही बात, अब a आया है, जीरो तो नहीं ना है, a आया है, जीरो नहीं है। यहाँ पर वही चीज लिखेंगे, चूंकि डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0, हेंस सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। बस आपको यही बताना है कि कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है या नहीं, बस इतना बताना, ये नहीं बताना कि इनकंसिस्टेंट। सीधा इस फॉर्मूला में जवाब देना, ठीक है। तो 1 2 3 के लिए मैंने 1 नंबर क्वेश्चन किया, 2 3 आप खुद करोगे, सेम है। 4 5 6 के लिए मैंने 4 नंबर क्वेश्चन किया, 5 6 आप खुद करोगे। इतना नहीं कर सकते हो गधेरा, तो क्या पड़ेगा तो इंटरव्यू, ठीक है। चलिए, दिक्कत हो तो आप पर्सनली मुझे मैसेज कीजिए, मैं आपको सॉल्व करके दूंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं, ठीक है। चलिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे के टॉपिक हम लोग चलते हैं। आगे का जो हेडिंग है वो कहता है सॉल्व सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग मैट्रिक्स मेथड, एक्सरसाइज 7 to 14। मतलब क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर के 14 तक आपको मैट्रिक्स का यूज करके सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है। क्रैमर्स रूल नहीं यूज करना है मेरे भाई, पहले ही बोल रहा हूँ, ठीक ना। ये नहीं कि इजी के चलते आप फटाफट से क्रैमर्स रूल बना लो, बहुत अच्छा, ठीक ना। आप अपने प्रैक्टिस के लिए कर लो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक्सरसाइज को सॉल्व कर रहे हो तो उसमें एक बार इसको मैट्रिक्स मेथड से जरूर सॉल्व करना अपने बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है। तो चलिए, मैं क्वेश्चन नंबर 7 8 9 एक जैसा है, 7 8 9 10 एक जैसा है, मैं एक सॉल्व करूंगा उसमें से, 10 11 12 13 14 एक जैसा, उसमें से भी एक क्वेश्चन सॉल्व करने वाला हूँ, ठीक है। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन आता है इसमें का, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। मैट्रिक्स का मेथड का यूज करके बताना है। सारा प्रोसेस वही है, पहले लिखेंगे गिवन क्या हमारे पास गिवन है 5x +
2y इक्वल टू 4, 7x इक्वल टू प्लस 3y इक्वल टू 5। इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए पहले ये तो चेक कर ले कि ये सॉल्वेबल है भी या नहीं, सॉल्व होगा कि नहीं। कंडीशन फॉर सॉल्वेबिलिटी याद कर लीजिए, ठीक ना। तो पहले इसमें क्या करेंगे, वी कैन राइट इट एज ax इज इक्वल टू b, वेयर a इक्वल टू क्या हो जाएगा, a का वैल्यू जो आपका हो जाएगा 5, 7, 2, 3, x का वैल्यू जो आपका हो जाएगा x, y एंड b का जो वैल्यू हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका 4, 5। पहले सॉल्वेबिलिटी चेक करने के लिए a का डिटर्मिनेंट फाइंड करना होगा। तो नाउ डिटर्मिनेंट ऑफ a बराबर क्या हो जाएगा 5, 7, 2, 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा 15 माइनस 14 इक्वल टू कितना 1। यहाँ पे लिखेंगे चूंकि डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 नहीं ना, 0 आता तो फिर से दोबारा चेक करते एडवाइंट करते। हियर डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0, सो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन एंड कंसिस्टेंट। देखो कुछ लगा दीजिए, ठीक ना, ताकि सुंदर लगता है। एग्जाम में सब पढ़ता है तो कहता बाबा क्या बात, बच्चा बहुत नॉलेजफुल है। तो इतना लिख दिए इससे आपको, ये कोई जरूरी नहीं है, नहीं भी लिखेगा तो चलेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो आगे आप करते हैं, ठीक ना। अब जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 होता है तो इसके लिए मेथड आपको बताया, तो सॉल्व करने के लिए क्या होता है, नाउ x बराबर आपको पता है कि क्या होता है, x बराबर, ठीक ना, वी नो दैट, लिख लीजिए, वी नो दैट x इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ a इंटू b बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a। इधर क्लियर। अब x निकालने के लिए आपको एडजॉइंट a चाहिए, b आपके पास गिवन है, डिटर्मिनेंट आपने फाइंड कर लिया, ठीक है। एडजॉइंट ऑफ a बराबर, ठीक है, एडजॉइंट ऑफ a बराबर, पहले कोफैक्टर निकाल लीजिए, मर्जी है तो दिखाइए, और इसे 2/2 का आप डायरेक्ट भी लिख रहे हो तो चलेगा। फॉर एडजॉइंट ऑफ a, फॉर एडजॉइंट ऑफ a, ठीक है, C11, C12, C21, C22, क्लियर। C11 का वैल्यू फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़िए तो कितना आएगा 3 आएगा। C12 का वैल्यू फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छोड़िएगा तो 7, लेकिन -7 आएगा, ठीक है। C21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम +2 आएगा, लेकिन यहाँ पर -2 हो जाएगा। C22 सेकंड रो सेकंड कॉलम छोड़िएगा, सेकंड रो सेकंड कॉलम छोड़िएगा तो आपका क्या आ जाएगा 5। इसलिए एडजॉइंट ऑफ a बराबर डायरेक्ट कोफैक्टर लिख देते हैं बिना ट्रांसपोज किए, 3 - 7, 3 - 7 -2, 5। बस इतना नहीं भी करते तो चलेगा। आपको पता है कि 2/2 का एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, इसको इंटरचेंज कर लेते हैं, दोनों में माइनस का चिन्ह लगा देते हैं, वही चीज़ यहाँ पर। इसलिए नाउ x बराबर, ठीक है, नाउ x बराबर एडजॉइंट ऑफ a बाय डिटर्मिनेंट ऑफ, क्लियर। आगे देखिए, दोनों का वैल्यू रखिए, x का वैल्यू आप क्या जानते हैं, x एंड y है। एडजॉइंट ऑफ a का वैल्यू, सॉरी, एडजॉइंट ऑफ a इनटू b, एडजॉइंट ऑफ a का वैल्यू क्या आपके पास आया है, ये आपका आया है 3 - 7 -2, 5 इंटू b का वैल्यू आपके पास कितना है 4, 5 बाय कितना आया है 1 है। डिटर्मिनेंट ऑफ इसका वैल्यू 1 है ना, कोई दिक्कत नहीं। x y इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई कीजिएगा इसको तो कितना हो जाएगा 12 - 10 कितना होगा 2, 4 के 12 - 10 2 ही ना, -28 + 25 कितना हो जाएगा -3। अब y 1 है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। कंपेयरिंग वी गेट कंपेयर करने को हम क्या पाएंगे, x का वैल्यू 2 एंड y का वैल्यू -3। ये आपका आंसर, यही एक्सप्लेन निकालना था, ठीक है। 100% क्लियर है, इसमें कुछ है ही नहीं ऐसा क्वेश्चन में यार। अगर इस क्वेश्चन में भी आप लोगों को अगर लगता है कि कहीं पर दिक्कत है तो फिर ये तो क्या इंटर में पढ़ेगा तू यार, ठीक ना। चलो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए 7 मैंने कर दिया, 8, 9, 10 आपके लिए छोड़ रहा हूँ। अगर आपका नहीं आंसर मैच करे, मैं बार बार बोल रहा हूँ, कैलकुलेशन प्रैक्टिस कीजिए, कैलकुलेशन में कहीं पर दिक्कत हो सकता है। और यार इतना तो अपने यहाँ पर कम से कम भरोसा रखो कि जो बना रहे हो आंसर आ रहा है
बहुत सारे बच्चे करते हैं कि किताब से आंसर मैच करेंगे, उसका आंसर नहीं मैच होगा तो सबसे बड़ा टेंशन उसको हो जाता है, हमारा तो आंसर ही नहीं आ रहा। अब ये बकलोल, तुम्हारा आंसर अलग है, बुक का आंसर अलग है, जरूरी है कि बुक का 100% क्लियर है, करेक्ट है। आप अपने आंसर को चेक भी तो कर सकते हैं, जो एक्स वाई का वैल्यू आ रहा है उसको पुट करके देखिए, अगर इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है मतलब आपका बनाया हुआ सही है, अगर आपका नहीं आ रहा है तो मतलब आपका बनाया हुआ गलत है, आप उसको फिर से देखिए, कहीं ना कहीं आप मिस्टेक कर रहे हैं, ठीक है। बेवकूफ इंसान कहीं का, ठीक है। बहुत गुस्सा आता है सर को, जो बोलता है सर जी आंसर ही नहीं मिल रहा है, कहीं का आंसर नहीं मिल। चलिए 7, 8, 9, 10 छोड़ रहे हैं, 7 करके मैंने 8, 9, 10 छोड़ दिया आपके लिए। 11, 12, 13, 14 एक जैसा, उसमें से कोई एक करूंगा, बोलो क्या कर दूं, 11 ही कर दे रहा हूं, चलो ठीक है। क्योंकि सबसे पहला क्वेश्चन वैसे सोचेगा सर जी हल्का चुन के बना लेते हैं, बकलोल ऐसा नहीं है, हल्का भारी कुछ नहीं होता। 11 नंबर क्वेश्चन, इसमें क्या दिया हुआ है, गिवन है 2x प्लस y प्लस z इक्वल टू 1, ये आपका इक्वेशन 1 है। x माइनस 2y माइनस z इक्वल टू 3/2 है, इक्वेशन 2 है। 3y माइनस 5z इज इक्वल टू 9, इक्वेशन। बढ़िया है। इसमें क्या किया है, y गायब कर दिया, x गायब कर दिया, ठीक ना। कितना का दिमाग नहीं पर चक्कर आ जाएगा, सर जिसमें x तो है ये नहीं, कैसे निकालेंगे, अरे यार कुछ नहीं, ठीक है। पहले इसमें क्या करेंगे, वी कैन राइट। अब क्या करेंगे इसमें, सबसे पहले वही लिखेंगे, सेम प्रोसेस से जाएंगे। वी कैन राइट इट एज ax is equal to b where a is equal to आपका हो जाएगा a is equal to, आराम से इसको लिखिएगा, गड़बड़ होगा तो पूरा का पूरा गड़बड़ हो जाएगा। 2, 1, देखिए यहाँ पर x नहीं है तो x वाला टर्म क्या हो जाएगा, 0, 1 माइनस 2 3, 1 माइनस 1 माइनस 5, x बराबर आपका हो जाएगा x y z एंड z बराबर आप z कर b बराबर आपका हो जाएगा 1 3/2 9, क्लियर है। अब यहाँ पर डिटर्मिनेंट ऑफ ए पहले चेक करेंगे वो 0 आ रहा है कि नहीं, ठीक है। डिटर्मिनेंट ऑफ 2 1 0 1 माइनस 2 3 1 माइनस 1 माइनस 5 इज इक्वल टू, कॉलम वाइज ब्रेक कर देंगे तो 2 इंटू क्या हो जाएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छूटेगा तो माइनस 10 माइनस प्लस 10 हो जाएगा, और ये प्लस 3 माइनस 1 इसको मल्टीप्लाई, इसको छोड़ेंगे तो आपका माइनस 5 एंड माइनस 3, क्लियर है। माइनस 5 माइनस 3, हाँ ठीक है, बराबर आपका हो जाएगा 10 3 13 गुना 26, और ये माइनस 8 माइनस माइनस प्लस 8 माइनस 5 3 8 माइनस 8 माइनस प्लस 8, बराबर कितना हो जाएगा 814, ये आपका हो जाएगा 34, क्लियर है। अभी भी कहीं पर मिस्टेक लग रहा है कि 2 1 0 1 माइनस 2 3 1 माइनस 1 माइनस 5, चलो ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर ये निकल गया कि आप डिटर्मिनेंट का 0 नहीं है तो वही चीज लिखिएगा, चूंकि डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0, सो सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन and consistent, क्लियर है। आगे अब क्या निकालेंगे इसमें, वी नो दैट, हम क्या जानते हैं, फटाक से कर लेते इस क्वेश्चन को। वी नो दैट x इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ a इंटू b बाई डिटर्मिनेंट ऑफ a। एडजॉइंट ऑफ a पता कर लेंगे, b से मल्टीप्लाई करके डिटर्मिनेंट ऑफ a से भाग कर देंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक। फॉर एडजॉइंट ऑफ a फटाफट से कर ले रहे हैं, फॉर एडजॉइंट ऑफ ए, सारा को फैक्टर C11 C12 C13 C11 क्या हो जाएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छूटेगा 10 3 13, C12 फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम छूटेगा, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम माइनस 5 0, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 5 हो जाएगा, ठीक है।
फर्स्ट रो थर्ड कॉलम छूटेगा, 3 1 जा 3 माइनस 0 आपका हो जाएगा 3, C21 C22 C23 2 1 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम -5 -3 कितना हो जाएगा -8 लेकिन आपका +8 देगा, ठीक है। उसके बाद सेकेंड रो सेकेंड कॉलम -10 0 ये आपका -10 ही रहता है। सेकेंड रो थर्ड कॉलम 6 0 ये आपका 6 नहीं -6 देगा। और पोजीशन है C31 32 33 31 का वैल्यू। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम क्या हो जाएगा -1 -2 कितना हो जाएगा -1 -2 -3 ठीक। थर्ड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो और सेकेंड कॉलम लेंगे तो आपका बच जाएगा -2 -1 -3। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम लिए थे, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम -1 ठीक है। थर्ड रो सेकेंड कॉलम ले रहे हैं, थर्ड रो और सेकेंड कॉलम छोड़ रहे थे आपका हो जाएगा -2 -1 -3 लेकिन आपका हो जाएगा +3। थर्ड रो थर्ड कॉलम -4 -1 तो -5 हो जाएगा। ये ज्वाइंट ऑफ ए बराबर आपका हो जाएगा, डायरेक्ट लिख लीजिए बिना ट्रांसपोज लगाए हुए 13 5 3 8 -10 -6 -3 3 -5 ठीक है। नाउ x is equal to a joint of a into b by determinant of a, सबका वैल्यू रख दीजिए, आंसर आपके हाथ में होगा, ठीक है। x का वैल्यू क्या हमारे पास x y z इज इक्वल टू ए ज्वाइंट ऑफ ए का वैल्यू क्या हमारे पास, ज्वाइंट ऑफ ए का वैल्यू 13 5 3 8 -10 -6 -3 3 -5 b के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, b कितना हमारे पास 1 3/2 9 बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए का वैल्यू 34, ठीक है। डिटरमिनेंट ऑफ ए पर डाउट कर रहे हैं, चलिए देखते हैं, पहले सॉल्व करते हैं। इक्वल टू 1/34 मल्टीप्लाई कीजिए, 13 का 13 प्लस 8 में जब इससे गुना होगा तो कितना हो जाएगा 8 में आपका हो जाएगा मिल जाएगा 4 दिया 12 और माइनस में दिया 27 कितना हो जाएगा 25 - 27 बराबर -2 कैसे हो गया फिर। चलिए जब मैं करके तब एक बार चेक कर ले रहे हैं -2 का 34 ऐसा तो कुछ आंसर नहीं है। चलिए तो अब मल्टीप्लाई करके मिस्टेक कहाँ था आप लोगों ने देख लिया, C31 का वैल्यू यहाँ पर -3 लिखा हुआ था वो मिस्टेक था, इसलिए यहाँ पर दिक्कत हो रहा था, +1 आया, ठीक है। अब करके देख लीजिए यहाँ पर +1 आया, इसलिए बार बार बोल रहा हूँ को फैक्टर निकालने में बिल्कुल भी जल्दबाजी मत करना, आराम से निकालना, ठीक है। मुझे भी मिस्टेक हो जाता है कई बार, मेरे साथ हुआ है, ठीक। मल्टीप्लाई कीजिए 13 का 13 8 में से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये 4 या 12 13 12 25 और ये 9 25 9 कितना हो जाएगा 34, अब लग रहा है कि सही आ जाएगा, ठीक है। दूसरा 5 1 जा 5 -10 से इसमें कीजिएगा तो कितना हो जाएगा -10 से 5 3 15 -15 एंड ये 9 या 27 प्लस कितना हो जाएगा 27 27 5 32 -15 कीजिए तो कितना हो जाएगा 32 में से 15 12 में से 5 जाएगा तो 7 में 17 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका कितना बचेगा, ये आपका 17 बचेगा, ठीक है। उसके बाद z का जो वैल्यू z के रूप में आएगा वो आपका हो जाएगा 3 1 जा 3 -3 3 जा 9 एंड -45 ये आपका कितना हो जाएगा 45, तो ये आपको दे देगा 45 45 एंड 6 कितना हो जाएगा 51, तो क्या काम करोगे, चलिए ठीक है, ये आपका हो जाएगा -51। कैलकुलेटर में गुना करके लिख दिया डायरेक्ट लिख, कोई दिक्कत है क्या। आगे आपका हो जाएगा x y z इज इक्वल टू अंदर डिवाइड कीजिएगा तो 34 से 1 मरतबे 17 में 34 से 1 मरतबे 2 हो जाएगा ये, और ये आपका हो जाएगा -17 क्या करना 17 में 34 यानी 3/2। कंपेयरिंग वी गेट x बराबर आपका हो जाएगा 1, y बराबर हो जाएगा 1/2 एंड z बराबर -3/2। ये आपका आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन में कुछ है नहीं, बस कैलकुलेशन में दिक्कत हो सकता है यहाँ पर, अगर कोई फैक्टर निकालने में खास करके तो अक्सर जब किसी में दिक्कत होता है, कोई फैक्टर निकालने में अगर मिस्टेक हुआ थोड़ा सा जल्दबाजी कीजिएगा,
गड़बड़ कर लीजिएगा, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम चलेंगे 11 के बाद 12, 13, 14 तो मैं करने वाला हूँ नहीं, 15 और 16 दो क्वेश्चन बच गए, दोनों को जल्दी से करते हैं, अपना काम खत्म करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। चलिए 11 के बाद 12, 13, 14 में करने वाला हूँ नहीं, आपके लिए छोड़ रहा हूँ, ठीक है। आप प्रैक्टिस करो, उस पर नहीं बनता कमेंट कीजिए, मैं उसका सोल्यूशन आपको दूंगा। 15 नंबर क्वेश्चन, 15 नंबर क्वेश्चन कहता है इफ ए इक्वल टू, इसमें ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, बेहतरीन क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब जाकर के देखिए 2015 या 14 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, बोर्ड एग्जाम इस टाइप का क्वेश्चन। इसमें सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन भी देता है, मैट्रिक्स ए खुद से देता है, और पहले कहता है कि इनवर्स फाइंड कीजिए, ठीक ना, और उसका यूज करके एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालें, ठीक है। चलिए है वही बात, थोड़ा सा क्लियर कर दिया है। 15 में आपको गिवन क्या है, गिवन है ए इक्वल टू आपके पास है, ए इक्वल टू आपके पास है 2 3 1 -3 2 1 5 -4 माइनस, एंड सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जो आपको दिया हुआ इस तरीके से दिया हुआ है 2x -3y + 5z = 11, 3x + 2y - 4z = -5, x + y - 2z = -2, ठीक है वही चीज। इसमें से भी आप मैट्रिक्स से निकालिएगा तो वही है, लेकिन इसमें पहले ए इनवर्स निकाल लेंगे, और ए इनवर्स का यूज करके एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालना है। तो कौन सी बड़ी बात है भाई, आपके पास जो ए दिया गया है, तो ए इनवर्स निकालने के लिए आपको पता है कि ए इनवर्स बराबर क्या होता है, वही बात है एडजॉइंट ऑफ ए और बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए ना होता है। तो पहले ए इनवर्स निकाल लीजिए, क्योंकि ए इनवर्स बराबर डिटरमिनेंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए बटे डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए पहले फाइंड कीजिएगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए फाइंड कीजिए तो आपका क्या आ जाएगा 2 3 1 -3 2 1 5 -4 -2, ठीक है। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 × -4 + 4 -1 ये ना होगा -4 + 4 +3 इसके साथ हो रहे हैं, ये सेकंड नंबर हो, सेकंड नंबर कॉलम और फर्स्ट नंबर को छूटेगा तो क्या हो जाएगा -6 + 4 + 5, ये छूटेगा तो 3 - 2 इज इक्वल टू, ये तो 0 हो गया, +3 × कितना हो जाएगा -2, ठीक ना, तो -6 हो गया, एंड प्लस क्या हो जाएगा 1 + 5 इज इक्वल टू कितना आ गया -4। वही बात लिख दिया, क्योंकि डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0, डिटरमिनेंट ऑफ नॉट इक्वल टू 0, तो ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, हेंस ए इनवर्स एग्जिस्ट, सो ए इनवर्स एग्जिस्ट, ठीक है। अब ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो पहले ए इनवर्स निकालिए एडजॉइंट ऑफ ए के लिए, और एडजॉइंट ऑफ ए। अब एडजॉइंट ऑफ ए के लिए क्या करेंगे हम लोग, सारे का कोफैक्टर निकालेंगे। कोफैक्टर निकालने में जल्दबाजी मत कीजिएगा, यहीं पर मिस्टेक होता है सबसे ज़्यादा, ठीक है। प्लस माइनस प्लस सिंबल ले लीजिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। बाद में अगर माइनस वाला आता है तो उसको प्लस बना दीजिए, ठीक है, चाहे माइनस और प्लस से माइनस साइन चेंज कर लेगा अपना। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़िएगा तो -4 एंड ये +4, ये आपका 0 हो जाएगा, तो प्लस माइनस का लग रहेगी 1 2। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम छोड़िएगा तो आपका -6 + 4, तो -2 हो जाएगा, तो माइनस क्या हो जाएगा +2 हो जाएगा। उसके बाद आप फर्स्ट रो थर्ड कॉलम छोड़िएगा तो 3 × 3 × 3 -2, तो क्या हो जाएगा 1, तो +1, ये ठीक है। उसके बाद है आपका C21 C22 C23, C21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम छोड़िएगा 6 - 5 कितना हो जाएगा 1, लेकिन ये आपका -1 होगा, और पोजीशन है, ठीक है। 6 - 5, ठीक है, प्लस माइनस। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम छोड़िएगा तो -4 - 5 -9 हो जाएगा, तो प्लस माइनस। सेकेंड रो थर्ड कॉलम छोड़िएगा तो 2 एंड +3 कितना हो जाएगा 5, लेकिन ये +5 ना होकर क्या होगा -5, और पोजीशन 3 1 3 2 3 3 प्लस माइनस प्लस 3 1। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 12 -10, ये आपका हो जाएगा 2। थर्ड रो सेकेंड कॉलम -8 -15 कितना हो जाएगा 23, लेकिन -23 ना करके +23,
-8 -15, ठीक। थर्ड वॉल्यूम 4 और +9, 9 4 13, ठीक है। इसलिए आपका एडजॉइंट ऑफ ए क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए बराबर 0 2 1 -1 -9 -5 2 23 13। सो ए इनवर्स बराबर ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए आपका 0 0 2 1 -1 -9 -5 2 23 13, अब बाई कितना है -1। इससे क्या फर्क पड़ेगा, जो पॉजिटिव हो नेगेटिव हो जाएगा, जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। ए इनवर्स इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा, ए इनवर्स इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 0 -2 -1 195 -2 -23 एंड -13। नाउ अब इसमें का XYZ आपको निकालना है, बाकी कोई लफड़ा नहीं अब रह गया है कि हम जानते हैं, वी नो दैट हम क्या जानते हैं, A इंटू एक्स बराबर B है। देखिए यहाँ से आपको पता है कि x बराबर क्या होता है आपके पास, x बराबर हो जाता है x इज इक्वल टू B और बाय A। ये नहीं कर सकते आप। इसके बाद क्या कीजिएगा, x बराबर, इसको आप ये लिख सकते हैं B इंटू A, इसको ये भी लिख सकते हैं I बाई A इंटू B। तो यही आपका हो जाएगा x इज इक्वल टू I बाई A का मतलब क्या, A इनवर्स I इंटू B। और पहले हम लोग ए इनवर्स ना रखते थे, ए इनवर्स के जगह क्या रखते थे, एडजॉइंट ऑफ ए बटे डिटरमिनेंट ऑफ ए। अब ये तो डायरेक्ट ए इनवर्स आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है। दैट मींस आपका x बराबर हो जाएगा XYZ एंड ए इनवर्स का वैल्यू भी आपने निकाल रखा है 0 -2 -1 195 -2 -23 -13 एंड b का वैल्यू देखिए यहाँ से आप b जो आपका होता है, ये मैट्रिक्स होता है 11 - 5 3, 11 - 5 3, ठीक है। मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 11 0 हो जाएगा, ये -5 एंड +6 तो आपका हो जाएगा 1। लिख दे रहा हूँ 0 गुने 0, 11 में 5 होगा, 1 में 5 होगा तो -5 अब +6 3 100 -22 -45 और 23 दिया 69 +69, ठीक है। -11 -25 +13 दिया 39 इक्वल टू आपका हो जाएगा 45 और ये हो जाएगा 45 20 75 77 और +69 -77 + 69 कितना हो जाएगा -1, ठीक। 5 में 7 4 में 6 7 7, ठीक है। तो आपका हो जाएगा +2, ठीक है। यानी आपका हो जाएगा 25 से 26 36 हो जाएगा, या आपका हो जाएगा 3, ठीक ना। XYZ के बराबर है XYZ कंपेयरिंग वी गेट कंपेयर करने पर हम क्या पाएंगे, x बराबर 1 y बराबर 2 z बराबर 3। ये आपका आंसर हो गया। इसमें दो आंसर है, पहला आंसर ये जो कि XYZ का वैल्यू निकालना था और दूसरा आंसर ये ए इनवर्स निकालना था, फाइंड ए इनवर्स, ठीक है। दोनों आंसर सही है। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लास्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलेंगे, 16 नंबर क्वेश्चन है, लैंग्वेज टाइप क्वेश्चन है। इसके बाद हमारा एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। चलिए इस एक्सरसाइज का सबसे लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। और लैंग्वेज टाइप क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन मैंने किया भी था। द कॉस्ट ऑफ 4 kg ओनियन 3 kg व्हीट एंड 2 kg राइस इज 60 रुपीज। 3 आइटम है, पहला आइटम है ओनियन प्याज, दूसरा है व्हीट गेहूँ एंड 2 kg राइस यानी चावल। अगर कोई व्यक्ति 4 किलो प्याज 3 किलो गेहूँ और 2 किलो चावल खरीदता है तो उसको 60 रुपया देना पड़ता है। कितना सस्ता जमाना था, हमारे ज़माने में ऐसा नहीं है अभी, ठीक ना। ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं। अब 1 किलो प्याज खरीदने जाओ वही 60 रुपया कहा जाता है। इस बंदे ने 4 kg प्याज 3 kg आटा और 2 kg चावल खरीद लिया 60 रुपये में। चलो खैर कोई बात की बात नहीं, सवाल है, ठीक है। रियल लाइफ इसको जोड़ने की जरूरत नहीं है। देखिए द कॉस्ट ऑफ 2 kg ओनियन 2 किलो प्याज 4 किलो गेहूँ एंड 6 किलो चावल का दाम 90 रुपया है। द कॉस्ट ऑफ 6 kg ओनियन 6 किलो प्याज 2 kg व्हीट यानी 2 किलो गेहूँ और 3 kg राइस इज 70 रुपीज। फाइंड कॉस्ट ऑफ ईच आइटम पर kg बाई मैट्रिक्स में। कितना आसान है, 3 आइटम्स है। कौन कौन सा आइटम है, ओनियन व्हीट एंड राइस।
तीनों का हम अलग अलग वैल्यू मान लेंगे कि एक केजी प्याज का दाम x रुपया, 1 केजी गेहूं का दाम y रुपया, 1 केजी चावल का दाम z रुपया हो गया। इसके बाद कहाँ कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। लेट द कॉस्ट ऑफ 1 kg onion, 1 kg onion is equal to x. Next, the cost of 1 kg wheat is equal to y. The cost of 1 kg rice is equal to z. ठीक है, प्रूफ किया, ठीक है। आगे 60 इस तरीके से अब करें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इसके बाद इसमें कुछ करना ही नहीं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के आधार पर नाम नहीं किया तो डायरेक्ट लिखिए। पहला क्वेश्चन आपका हो जाएगा 4 kg ओनियन, तो 4 kg का दाम 4x, ठीक ना, प्लस 3 kg गेहूं यानी 3y, प्लस 2 kg चावल यानी 2z इक्वल टू कितना 60। इक्वेशन कितना हो गया, फर्स्ट हो गया। द कॉस्ट ऑफ 2 kg ओनियन यानी 2 किलो प्याज यानी 2x, प्लस 4 kg गेहूं यानी 4y, और प्लस 6 kg चावल यानी 6z इक्वल टू कितना 90 इक्वल टू सेकेंड। 6 kg प्याज 6x प्लस 2 kg गेहूं है, हाँ 2 kg गेहूं है यानी 2y, 3 kg चावल है 3z इक्वल टू कितना 70 इज इक्वेशन थर्ड। अब इसके बाद इसको सॉल्व करना है, एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालना है। इसमें क्या करना होगा आपको भी पता है, वही काम करना है, एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालना है। सबसे पहला काम क्या करेंगे, वी कैन राइट इट एज ए इक्वल टू आपका हो जाएगा वी कैन राइट इट एज ए एक्स इज इक्वल टू बी, जहाँ वेयर ए इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 4 2 6 3 4 2 2 6 3 x is equal to x y z, b is equal to 60 90 70। क्लियर है। सबसे पहला काम इसमें क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड करेंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 4 2 6 4 2 6 3 4 2 2 6 3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 इंटू 12 माइनस 2 इंटू 9 माइनस 4 प्लस 6 इंटू 18 माइनस 8। चलिए ये 0 हो जाएगा, माइनस 9 में से 4 जाएगा 5 9 10 माइनस 10 प्लस 10 6 7 यानी आपका क्या आ जाएगा 50। घबराने की जरूरत नहीं, 50 आया तो कोई दिक्कत नहीं है, कॉस्ट में आ जाएगा। अब ए आ गया तो आप लिखिएगा चूंकि डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0, सो सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन। वैसे यूनिक क्या आएगा भाई, ऐसा कोई नहीं कि प्याज का दाम 10 फिक्स दाम होता है प्राइस। तो अब क्या लिखेंगे, वी नो दैट हम का जानत है x बराबर होता है एडजॉइंट ऑफ a इंटू बी बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ये ना जाना था हम लोग, एडजॉइंट ऑफ ए पहले फाइंड करेंगे, बी आपके पास पता है, डिटर्मिनेंट ऑफ हमने पता कर लिया, बात कर देंगे, हो गया। वही राम कहानी एक ही राम कहानी कितना बार गाओगे भाई, फॉर एडजॉइंट ऑफ ए डायरेक्ट लिख लेते हैं ना, घाटा में पर चल जाएगा डायरेक्ट लिखने से। फॉर एडजॉइंट ऑफ ए सारा का कोफैक्टर C11 C12 C13, ठीक है, दिखेगा नहीं क्या, दिख जाएगा, प्लस माइनस प्लस। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम करेंगे 12 माइनस 12 0, लफड़ा ही नहीं है 0, टेंशन लेने का। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छोड़ेंगे, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छोड़ेंगे 6 माइनस फर्स्ट रो
एंड सेकंड कॉलम, हाँ फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से होंगे तो 3 गुना 6 माइनस 36 कितना हो जाएगा, 6 माइनस 36 करने पर -30 माइनस माइनस प्लस 30 हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम देने पर 4 माइनस 24 यानी आपका हो जाएगा 20 माइनस 20, C21 C22 C23 माइनस प्लस माइनस, C21 का वैल्यू सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम छोड़ेंगे 9 माइनस 4 यानी आपका आ जाएगा 5, लेकिन हो जाएगा कितना -5, C22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 12 माइनस 12 आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, 12 माइनस 12 सेकेंड रो थर्ड कॉलम 8 माइनस 18 यानी -10, माइनस माइनस क्या हो जाएगा +10। ठीक है, 2 3। अब इसके बाद 3 और बच गया 3 1 3 2 3 3। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 18 माइनस 12 तो 18 माइनस 12 कितना हो जाएगा -6, 18 माइनस 12 18 माइनस 8 यही मिस्टेक हो जाएगा, 18 माइनस 8 ना होगा तो कितना हो जाएगा 10। ठीक है, थर्ड रो सेकेंड कॉलम 24 माइनस 4 कितना हो जाएगा 24 माइनस 4 यानी आपका हो जाएगा 20, लेकिन ऑड पोजीशन है तो -20। थर्ड रो थर्ड कॉलम 4 16 माइनस 6 10। चलिए नाउ एडजॉइंट लिख लीजिए, एडजॉइंट ऑफ ए बराबर आपका हो जाएगा डायरेक्ट लिखिएगा 0 30 माइनस 20 0 30 माइनस 20 माइनस 5 0 10 10 माइनस 20 है 10। ठीक है, x बराबर एडजॉइंट ऑफ a इंटू बी बाय डिटरमिनेंट ऑफ a, x का वैल्यू क्या हो जाएगा x y z। एडजॉइंट का वैल्यू क्या है, एडजॉइंट का ये है 0 30 माइनस 20 माइनस 5 0 10 10 माइनस 20 प्लस 10। ठीक है, इंटू बी का वैल्यू 60 90 70 60 90 70, तो अगला मल्टीप्लीकेशन आने वाला है। चलिए 50 इज इक्वल टू x y z 1/50 मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट लिख रहे हैं, स्पेस की कमी हो जाएगी उसमें। 0 माइनस 450 एंड 700, अभी बताओ माइनस 450 और प्लस 700 बराबर कितना हो जाएगा 350। ठीक है, 1800 0 1400, 18 में से 1400 जाएगा तो कितना बचेगा 400, 1200 900 700 तो -1200 प्लस 900 प्लस 700 900 से बाहर जाए तो कितना हो जाएगा 400 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा x y z बराबर 50 से डिवाइड करेंगे तो ये 7 ये 8 और ये 8। कितना सस्ता जमाना सब है, 7 रुपये ये प्याज 8 रुपये गेहूँ 8 रुपये चावल है ना। कंपेयरिंग वीजेड, कंपेयरिंग वीजेड x बराबर 7 y बराबर 8 z बराबर 8। हेंस वही अपना लिपापोती लगा दीजिए, कॉस्ट ऑफ 1 kg ओनियन इक्वल टू 7। ठीक है, कॉस्ट ऑफ 1 kg विथ 8, कॉस्ट ऑफ 1 kg राइस। क्लियर है, अथक प्रयास के बाद हमारा एक्सरसाइज सॉल्व हो गया, एक्सरसाइज 4.6। ठीक ना, इसमें मैंने बहुत कम क्वेश्चन किया है, लेकिन आपके लिए जो छोड़ा है उसको कंप्लीट जरूर कीजिएगा। अगर ना कर पाते हैं तो मुझे पर्सनल नंबर पर मैसेज कीजिए, मैं आपको उसको सॉल्व करके दूंगा। बहुत सारे बच्चे करते भी हैं, रोहित है वंदना है, ये सब क्वेश्चन सॉल्व करती है, जो प्रॉब्लम होता है मुझसे पूछते हैं। ठीक है, मैं उसको सॉल्व करके देता हूँ। ऑफलाइन बच्चे हैं ये सब, ऑफलाइन क्लास के हैं, मजबूरी का समय है, इसमें सबको ऑनलाइन पढ़ना है। ठीक है, जब क्लासेज ओपन हो जाएगी और ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बहुत जल्दी ओपन हो जाएगी, क्योंकि हमारे बिहार में केसेस कम हुए। ठीक है, बहुत सारे केसेस कम हुए। तो आज हम लोग यहीं पर इसी क्वेश्चन के साथ हम अपना टॉपिक खत्म करेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कुछ बातें करते हैं हम लोग।
ले लिया स्क्रीनशॉट। चलिए बता रहा हूँ कि इसके बाद हमारा डिटर्मिनेंट्स चाहे डिटर्मिनेंट्स मैट्रिक्स का कंबाइंड पार्ट दोनों कंप्लीट हो गया है। अब एक एक्सरसाइज होता है मिसलिनियस, ठीक है। देखिए मिसलिनियस एक्सरसाइज एनसीईआरटी जो देता है, मेरे समझ से, बाकी दूसरे का ओपिनियन इसके बारे में क्या वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे समझ से इसमें बहुत अच्छे क्वेश्चन होते हैं, ठीक ना। हॉट्स क्वेश्चन होते हैं। हॉट्स का मतलब गर्म मत समझना बापू, हॉट्स का फुल फॉर्म होता है हायर ऑर्डर थिंकिंग, ठीक ना, जो केसी सिन्हा के मैथमेटिक्स में भी रहते हैं, ठीक ना। लेकिन एनसीईआरटी इतना बेस्ट प्रीफर करता है। एनसीईआरटी का जो मिसलिनियस एक्सरसाइज होता है मेरे समझ से बहुत ही अच्छे होते हैं। उसमें बहुत क्वेश्चन इजी भी होते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन जो होते हैं, एक दो क्वेश्चन वो इतने अच्छे होते हैं, मतलब आपका थिंकिंग लेवल इतना हाई कर देगा कि पूछो ही मत, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो जो हमारा होगा वो मिसलिनियस एक्सरसाइज को लेकर के होगा। और मैं बार बार आपको यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक्सरसाइज तो मैं आपको करवा ही रहा हूँ, ठीक है। आप सॉल्व एग्जाम्पल बिल्कुल मत छोड़ना, सॉल्व एग्जाम्पल अपने साथ लेकर के चलना। बोर्ड एग्जाम में आप घाटे में चले जाओगे अगर सॉल्व एग्जाम्पल नहीं करते हो तो, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। जय हिंद, थैंक यू सो मच।